नमस्कार दोस्तों। टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब की जो है वो हम चर्चा करते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे पास में आज की क्लास आई है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। जैसा कि आपको पता ही है कि जो हम क्लास चूज करते हैं उसके हमारे पास में दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड है हमारे पास में जो 200 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट बनी हुई है वहां से सेलेक्ट करते हैं, और दूसरा हमारे पास में आता है आपके कमेंट बॉक्स के द्वारा। तो ये जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये जो है वो बच्चों की कमेंट पे जो है वो लिया गया है। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो रिसर्च और मैनेजमेंट की क्लास के बारे में जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि सर रिसर्च और मैनेजमेंट की क्लास करवा दीजिए, बहुत सारे टॉपिक जो है वो इसमें से आते हैं। तो उसी कड़ी में हम आज एक जो है वो मैनेजमेंट की काफ़ी अच्छी जो है वो क्लास लेके आए, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं और आगे भी जो है वो आते रहेंगे। तो इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। क्लास नंबर हो जाएगा हमारे पास में 291, जिसको हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल। रही बात बाकी जो टॉपिक की, तो दोस्तों जैसे जैसे हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको मैं करवाता ही रहता हूं। जैसे पोस्ट कोड है वो मैंने करवा दिया था, देन एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट वो मैंने आपको करवाया था। ऐसे रिसर्च में हमारे पास में जो है वो दोस्तों हाइपोथेसिस है, अजम्पशन है, सैम्पलिंग है, टाइप ऑफ रिसर्च है, देन डाटा कलेक्शन है। तो ऑलमोस्ट जैसे जैसे हमारे पास में टाइम आता है, जैसे जैसे मुझे लगता है कि ये क्लास जो है वो अब नीड है बच्चों को, वो मैं लेके आता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ और भी पढ़नी है तो आप कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट में ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको दूसरे दिन ही क्लास बनाऊं, लेकिन आपने जो कमेंट कर दिया ना वो मेरे दिमाग में है, वो मैं उसको कंप्लीट करके लेके आऊँगा। जैसे बहुत सारे बच्चों ने जो है पॉइजनिंग के जो है वो कमेंट कर रखा था, तो पॉइजनिंग की भी हम जो है वो बहुत जल्दी ही क्लास लेके आएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। एज सुन एज उसी टाइम पे नहीं होगा, लेकिन उसके मैटर इकट्ठा करने में, देन उसकी क्लास बनाने में, आपको अपडेटेड नॉलेज देने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उस पर काम चलता है, तो वो थोड़ा मुझे टाइम दे दिया करो। बाकी ये नहीं मत सोचना कि हमने कमेंट किया तो सर हमारे कमेंट नहीं लेते हैं। मेरे लिए सारे बच्चे जो है वो इक्वल हैं और सभी बच्चों का जो है मैं ध्यान रखता हूँ। तो इसी कड़ी में चलते हैं और आज का हम ले लेते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो क्या चीज होती है और किस तरीके से जो है वो हमारे पास में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों परफॉर्मेंस अप्रेजल आपने सुना भी होगा, ठीक है। और अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी एम्प्लॉय काम करता है, खासतौर से परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत, मतलब आदमी अपना नाम जो है वो बाद में बोलता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में पहले बोलता है। जो भी प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो मल्टीनेशनल मार्केटिंग कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, आईटी कंपनी हो, जितनी बड़ी कंपनी है उसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल तो नाम सबसे पहले आता है। आदमी अपना एक बार नाम भूल सकता है लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में नहीं भूल सकता। हालांकि ये जो है वो हमारे पास में गवर्नमेंट सेटअप में भी चलती है, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में ये चीज नहीं चलती है, गवर्नमेंट में चलती है लेकिन थोड़ा अलग मेथड से चलती है, ठीक है। उसके रूल्स रेगुलेशन थोड़े अलग हैं, जबकि प्राइवेट वालों के जो है वो अलग है। अब ये परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो इसमें किस तरीके से आते हैं। तो दोस्तों परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में जो हमारे पास में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि कौन कौन सी जो है वो हमारे पास में मेथड है जिससे हम किसी की परफॉर्मेंस जो है वो असेस करते हैं। एक्चुअली एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेथड से आते हैं। तो एक चीज तो हमारे पास में क्लियर होगी कि बिल्कुल स्ट्रेट और फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे हमारे पास में परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड, कि परफॉर्मेंस अप्रेजल की कौन कौन सी स्टेप है, यानी कि किस किस तरीके से आप जो है वो किसी क्लाइंट को या किसी एम्प्लॉय को ये कह सकते हो कि हाँ ये गुड है, इसका प्रमोशन करना चाहिए, ये सही नहीं है, देन इसको जो है वो यहीं पे रहना चाहिए या इसको पनिशमेंट देना चाहिए। जो भी चीजें हैं किसी भी क्लाइंट की जो है वो आप उसकी कार्यविधि देख रहे हो, आप उसकी एक्टिविटी देख रहे हो, तो वो अच्छी कर रही है तो उसको प्रमोट करना, देन वो बुरा कर रहा है तो फिर उसको डिमोट करना, वो सारी चीजें परफॉर्मेंस अप्रेजल आती है। एक तरीके से कहें कि जिस तरीके से हमारे पास में बच्चा साल भर पढ़ाई करता है और देन उसके बाद उसकी मार्कशीट आती है,
ठीक है, एग्जाम के जस्ट बाद जो है उसकी मार्कशीट आती है। तो उस मार्कशीट में हमारे पास में किस तरीके से क्या चीज है, कितने नंबर आए, कितनी उसने मेहनत की, तो वो एक पूरी जो है वो पूरे साल भर का काला चिट्ठा आता है। वही चीज हमारे पास में परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी चलती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में इन द सेंस किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से, वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो पुअर कर रहा है या वो अपने आप को डेवलपिंग में ले रहा है, गुड है या उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, फिर उसके बाद में उसको प्रमोट किया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन आंसर। तो इसके मेथड जो है वो जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एग्जाम में जो सबसे चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है दोस्तों मेथड। ठीक, अब आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। तो पहले जो है हम परफॉर्मेंस अप्रेजल का इंट्रोडक्शन लेंगे, देन उसके बाद जो है वो इस क्लास की डेफिनेशन और फिर आगे जो है वो मेथड पढ़ेंगे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है कि वही चीज जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई। तो देखिए दोस्तों, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ए सिस्टेमिक इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉइज जॉब परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। तो वही चीज जो मैंने आपको बताई है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो क्या है, एक सिस्टेमिक इवैल्यूएशन है। सिस्टेमिक इवैल्यूएशन का मतलब हो गया कि स्टेप बाय स्टेप उसको हम जो है वो असेस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसके एग्जाम लेते हैं, यूं समझिए। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो हमारे पास में एक सिस्टेमिक इवैल्यूएशन है। ठीक है, किसका, एम्प्लॉय का, जो वहां पे एम्प्लॉय काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए किसी की बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जो है वो हमारे पास में 10, 20, 50 एम्प्लॉय है। अब उसका जो है वो हम सिस्टेमिक इवैल्यूएशन कर रहे हैं रिगार्डिंग जॉब परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसकी जॉब परफॉर्मेंस कैसी है, जिस काम के लिए उसको रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल वो जो है वो हमारे पास में साफ सफाई के लिए रखा है, या वो क्लाइंट डीलिंग के लिए रखा है, किसी को रिसेप्शनिस्ट है, कोई जो है वो कोई और काम कर रहा है, कोई जो है वो मेंटेनेंस का काम कर रहा है। तो जॉब परफॉर्मेंस, उसकी जॉब परफॉर्मेंस कैसी है, जिस पर्टिकुलर चीज या जिस डेजिग्नेशन पे उसको रखा गया है उस पे उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। साथ के साथ कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, साथ के साथ हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में उसका कंट्रीब्यूशन किस तरीके से, भाई उस कंपनी को बढ़ाने में उसका किस तरीके से जो है वो कंट्रीब्यूशन है ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। किसी स्पेसिफिक पीरियड पे कोई टास्क दे दिया है, मान लो कोई भी टास्क दे दिया कि हमें ये चीज जो है वो 1 महीने के अंदर फिनिश करनी है, या ये चीज जो है वो हमें 3 महीने के अंदर जो है वो इतना जो है वो इस टारगेट को यहां तक लेके जाना है। तो उस पर्टिकुलर टारगेट में हमारे पास में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी हम जो है वो इवैल्यूएशन करते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। जिस पोस्ट पे भी है, वो मैनेजर पे है तो मैनेजर का वो काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा, हाउस कीपिंग पे तो हाउस कीपिंग पे सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो सारी चीजें देखते हैं। एंड इट हेल्प मेजर हाउ वेल एन एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग कंपेयर टू सेट स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेशन। देन हम मेजर करते हैं, हम उसको मापते हैं। मापेंगे कैसे, जो भी कंपनी ने जो है वो अपने स्टैंडर्ड जो है वो बनाए हुए हैं, या फिर जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन इन द सेंस कि ये एम्प्लॉय 10 दिन में ये काम कर देगा, तो फिर वो 10 दिन में करके दे देता है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन पे वो बिल्कुल खरा उतर रहा है। तो ये क्या करता है दोस्तों, इट हेल्प टू मेजर हाउ वेल एन एम्प्लॉय परफॉर्मिंग कंपेयर्ड टू सेट स्टैंडर्ड एंड एक्सपेक्टेशन। हम मेजर करते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को और कंपेयर करते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं या जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उस पर खरा उतरा या नहीं है। तो ये होता है हमारे पास में बेसिकली जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब दोस्तों एक स्पेसिफिक डेफिनेशन जो है वो फिलिपो ने दी है, एग्जैक्ट डेफिनेशन दी है परफॉर्मेंस अप्रेजल की। वो क्या है, तो देखो इसको एक सिस्टेमिक, जो भी हमने पढ़ा उसको एक सिस्टेमिक, अब आपको मोटा मोटी चीज तो पता चल गई होगी कि कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है। अब वो एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो अपने काम के दौरान जो है वो सही स्टैंडर्ड से कर रहा है या सही तरीके से कर रहा है नहीं कर रहा, वो सारी चीजें हम जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर असेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो देखो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन, हालांकि इंट्रोडक्शन में हमने डेफिनेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, लेकिन फिल्फो के अनुसार क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ए सिस्टेमिक पीरियोडिक empirical rating of an employee excellence in matters performing of his present job and his potential for better job। देखो पूरी चीज, पूरा निचोड़ जो है वो उन्होंने यहाँ पे बता दिया है। क्या बताया है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो क्या है, एक सिस्टेमिक, सिस्टेमिक इन द सेंस स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि तुरंत जो है हमने कह दिया कि हाँ ये सही है, बंद आंखों से कह दिया कि नहीं ये बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सिस्टेमिक, स्टेप बाय स्टेप हम स्टैंडर्ड से उसको क्रॉस चेक करते हैं, देन उसका इवैल्यूएशन करते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो एक सिस्टेमिक
पीरियडिक, पीरियडिक मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे कि हम किसी को असेस कर रहे हैं 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, देन इस तरीके से हम पूरे पर्टिकुलर के लिए जो है वो पीरियड के लिए असेस करें। एंड इंपेरिकल रेटिंग, इंपेरिकल रेटिंग मतलब हमारे पास में उसको जो है वो रेट देते हैं कि उसका पुअर है, एक्सीलेंट है, आउटस्टैंडिंग है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो एक सिस्टेमिक, पीरियडिक एंड इंपेरिकल रेटिंग जो है वो होती है किसकी, एम्प्लॉय एक्सीलेंस की, एम्प्लॉय एक्सीलेंस की इन मैटर्स प्रिपरेटिंग इज प्रेजेंट जॉब एंड पोटेंशियल फॉर बेटर जॉब, कि अभी वो जो प्रेजेंट टाइम में काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, और फिर वो आगे बेटर जॉब के लिए जो है वो प्रेफर करा, उसमें वो पोटेंशियल है। आपने देखा होगा कि कई मैनेजर को जो हो फिर सीईओ बना दिया जाता है, उनको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है। और काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स भी आपने देखे होंगे आजकल इंस्टाग्राम पे, इन सब चीज़ों पे जो है वो आपको देखने को मिलते हैं कि जो कंपनी का मालिक होता है वो क्या करता है कि किसी दूसरे रूप में, भिखारी के रूप में या विकलांग के रूप में जो है वो आता है, देन उसको देखता है कि हमारे एम्प्लॉय जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे सोर्स देखे होंगे। तो इस तरीके से वो उनको इवेल्युएट करता है कि उनके अंदर क्या काबिलियत है और क्या नहीं है। तो ये हो गए हमारे पास में फिल्पो के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। अब बात आती है हमारे पास में ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो क्यों जरूरी है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है? तो मोटा मोटी आपको पता चली गया होगा क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। एक तो हमें एम्प्लॉय की एबिलिटी का पता चलता है, हमें एक एम्प्लॉय को असेस कर रहे हैं, भाई हम किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं। अब इसमें आप ये चीज देखिए, सिंपली आपको यही चीज देखना कि अपने आप को एक कंपनी का मालिक समझ लो। मान लो आप एक कंपनी के जो है वो थोड़ी देर के लिए मालिक हो, 1 घंटे के लिए, ठीक है, जब तक हमारी क्लास चलेगी। और उस मालिक में आपको क्या क्या चीजें चाहिए। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमारे पास में हमें जो है वो एम्प्लॉय को जो है वो असेस करना है कि हमारे एम्प्लॉय जितनी सैलरी ले रहे हैं उसके अनुसार काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। देन दूसरा, उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कोई पर्सन ऐसा है जो लंबे समय तक जो है वो टेबल पे काम करता है लेकिन उसकी स्पीड स्लो है। कोई जो है बहुत फास्ट फास्ट तरीके से अच्छा काम कर सकता है। कोई जो है वो क्लाइंट को अच्छे तरीके से डील कर लेता है। कोई जो है वो फाइल वर्क अच्छा कर लेता है। तो किसी भी एम्प्लॉय की वीकनेस और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। ठीक, देन उसके बाद में कितना उसकी सैलरी बढ़ानी है, ट्रांसफर करना है या इंक्रीमेंट करना है या टर्मिनेशन करना है, उसको बाहर निकालना है, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में इसी के द्वारा आती है। देन उसके बाद में हम ये भी असेस करते हैं कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय हमारी कंपनी के लिए हेल्दी है या ये जो है वो नासूर बना हुआ है। ठीक है, उसकी ईमानदारी, वो सारी चीजें जो है वो हम असेस करते हैं। तो वन बाय वन करके जो है वो ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया हमारे पास में कि इसका जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों हमारे लिए जो है वो जरूरी है, इसके रिगार्डिंग। तो पहला आता है टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिवली, यानी कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय की जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो देखते हैं। ठीक है, टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस, कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, तो वो परफॉर्मेंस हम जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के द्वारा देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एम्प्लॉय। इसके द्वारा उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की क्या ताकत है और क्या कमजोरी है, क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, उसके बारे में जो है वो पता चलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट। ठीक, देन उसके बाद में जैसे हमें लगता है कि यार एम्प्लॉय बिल्कुल ओके ओके है लेकिन हम चाहते हैं कि इसको और ज्यादा करें, तो उसके जो है वो हमारे पास में फीडबैक, टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट्स की रिगार्डिंग जो है वो हम फीडबैक भी परफॉर्मेंस अप्रेजल के द्वारा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड। इसके द्वारा हमें यह भी पता चलता है कि किसको जो है वो ट्रेनिंग की जरूरत है। भाई हर एम्प्लॉय को तो निकाल नहीं सकते, हर कोई एम्प्लॉय जो है परफेक्ट नहीं होता, ये भी चीज आपको पता है। आप भी जैसे मान लो कल को नर्सिंग ऑफिसर जो है वो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, गवर्नमेंट सेक्टर में लग जाओगे, तो लगने के बाद में हो सकता है आपको कैनुला नहीं आए, हो सकता है आपको ओटी का काम नहीं आए, हो सकता है आपको आईसीयू का काम ना आए। ठीक है, लेकिन किस तरीके से जो है वो उसकी ट्रेनिंग की जाए, किस तरीके से जो है उसका डेवलपमेंट किया जाए, क्या नीड है, वो सारी चीजें जो है वो हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल के द्वारा ही पता चलती है। थोड़ी दिन काम करवा के देखते हैं, फिर देखते हैं कि नहीं यार ये कैजुअलिटी लाइक बंदा सही है, ये ओटी लाइक सही है, तो वो देन कैसे उसको ओटी के लिए ट्रेंड किया जाए, वो सारी चीजें हम इसके द्वारा देखते हैं। नेक्स्ट आएगा टू मेक डिसीजन ऑन प्रमोशन, ट्रांसफर, इंक्रीमेंट एंड टर्मिनेशन। ठीक, देन उसके बाद में हम डिसीजन लेने में हमें सहायता होती है कि किसको तो जो है वो प्रमोशन करना चाहिए। भाई हमें जो है वो हम
परफॉर्मेंस अप्रेजल देख रहे हैं, उसका असेसमेंट देख रहे हैं, देन पता चला कि यार ये बंदा तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब जो बंदा अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो सीधी सी बात है कि वो जो है वो प्रमोशन का हकदार है, तो उसका प्रमोशन करना चाहिए। किसी का ट्रांसफर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो हो कैजुअलिटी में लेकिन लगता है कि ये इंट्रोवर्ट टाइप का है, तो ये ओटी में अच्छा काम कर सकता है, तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंड इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इन द सेंस जैसे हमें लगता है कि यार ये बंदा जो है वो सैलरी से ज्यादा हमारे पास में काम कर रहा है, जितनी उसकी सैलरी है उससे ज्यादा गुना काम कर रहा है, तो फिर उसका इंक्रीमेंट भी करना चाहिए। एंड टर्मिनेशन, कई कई कंडीशन ऐसी भी आती है कि यार ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो कंपनी पे जो है वर्डन बना हुआ है, तो उसको हम निकाला भी जा सकता है। और यही गवर्नमेंट सेटअप में होता है कि टर्मिनेशन जो है वो नहीं होता है। आदमी सरकारी नौकरी क्यों करना चाहता है, यार एक बार लग गए उसके बाद कोई निकालने वाला नहीं है। परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर जीरो भी आ गई ना तो भी कोई निकालने वाला नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट में जो है वो जाना चाहते हैं। ये चीज आपको भी बताया, ठीक है। देन उसके बाद टू इंप्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड सुपरवाइजर, इसके द्वारा क्या करते हैं कि सुपरवाइजर और एम्प्लॉय के बीच में हमारे पास में जो कम्युनिकेशन है इसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। टू इंप्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड सुपरवाइजर, सुपरवाइजर और एम्प्लॉय के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो हम इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टू मोटिवेट एम्प्लॉय टू रिकॉग्नाइज गुड वर्क, यानी कि हम उसको मोटिवेट भी कर सकते हैं कि देखो आप अगर सही तरीके से काम करोगे तो आपको ये पोस्ट दे दी जाएगी, सही तरीके से करोगे तो ये चीज हो जाएगा, वो चीज हो जाएगा, वो सारी चीजें। एंड उसके बाद आता है हमारे पास में टू असेस इन कैरियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है। देन उसके बाद उसका कैरियर किस तरीके से, कैसे उसकी सक्सेस रेट है, वो सारी चीजें हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के द्वारा जो है वो करते हैं। तो ये हमारे पास में ऑब्जेक्टिव है। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है हमारे वाले किस तरीके से जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। क्या क्या जो है प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्या क्या जो हम प्रोसेस करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऐसा नहीं है कि सीधा चले गए और हमने इसको रेटिंग दे दी, नहीं। उसके लिए जो है वो हमें स्टैंडर्ड चाहिए कि ये इस एम्प्लॉय की ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन उसके बाद उसको मेजर करने के लिए टूल भी चाहिए, डाटा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, टीम भी चाहिए, बहुत सारी चीजें। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं प्रोसेस क्या रहती है, प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल की क्या प्रोसेस रहती है इसको हम ले लेते हैं। तो पहली चीज है एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का मतलब हो गया कि हमें जो है वो जो भी स्टैंडर्ड है उसको हम एस्टैब्लिश करेंगे कि ये लेवल है, तभी तो आप मार्क कर पाओगे कि यार ये बंदा इतने मरीजों को एक दिन में देख पाता है, तो वो एक स्टैंडर्ड हो गया। तो उसमें हमारे पास में जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन मतलब एस्टैब्लिश करेंगे, यानी कि क्लियर, मिजरेबल एंड जॉब रिलेटेड स्टैंडर्ड हमारे पास में होने चाहिए। आप किसी को अच्छा या बुरा कैसे कहोगे, ठीक वही ना कि जब हमारे पास में स्टैंडर्ड है कि यार ये लेवल अगर इस तक पहुंच गया मतलब वो गुड है, ठीक। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। अब देखो आप परफॉर्मेंस अप्रोजल कर रहे हो तो देन हमें जो है वो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है। इन्फॉर्म एम्प्लॉय अबाउट व्हाट इज एक्सपेक्टेशन, उसको बताना तो चले पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई देखो तुम्हारा ये काम है और हम तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक। देन उसके बाद तो जैसे आपने मिर्जापुर जो है वो देखी होगी वेब सीरीज, उसमें जो कालीन भैया है वो मुन्ना को कहते हैं कि कट्टों का व्यापार हम बढ़ाएंगे, तो उससे पूछता कैसे, तो फिर मुन्ना बोलता है कि इमीडिएटली अभी सोचे नहीं है लेकिन हम बढ़ाएंगे। तो वही चीज है कि वो पहले से इन्फॉर्म होता है कि हम जो है वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, वो सारी चीजें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। देन हमने डाटा सेलेक्ट कर लिया कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, देन उसको बता दिया कि हम ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, फिर हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजरली जो है वो असेस करेंगे, ठीक है। तो उसकी परफॉर्मेंस को जो है मेजर करेंगे, यानी कि यूज ऑब्जर्वेशन, डाटा, रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें मतलब ऑब्जर्वेशन के द्वारा, डाटा के द्वारा, रिपोर्ट्स के द्वारा, फीडबैक के द्वारा उसकी जो है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम जो है वो दोस्तों असेस करते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर हमारे पास में जो स्टैंडर्ड थी और जो एक्चुअल थी उन दोनों के बीच को मैच करेंगे कि ये जैसे मान लो स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड में ऐसे बता ये स्टैंडर्ड है और कोई एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस यहां तक आई है मतलब स्टैंडर्ड से कम है, किसी की यहां तक गई है मतलब स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर गई है, किसी की बहुत ज्यादा नीचे गई है, तो हमारे पास में उन दोनों को कंपेयर करेंगे। जो हमारे पास में ओरिजिनल जो है जो परफॉर्मेंस आई है और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उन दोनों से कंपैरिजन करेंगे, यानी कि कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड है।
कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस से एंड स्टैंडर्ड से जो है वो कंपेयर करेंगे। आइडेंटिफाई डेविएशन एंड अचीवमेंट, ठीक है, यानी कि उसके डेविएशन और अचीवमेंट से करेंगे। देन उसके बाद डिस्कस बनाएंगे, मतलब सीधी सी बात है, रिजल्ट बनाएंगे, फीडबैक बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कंडक्ट अप्रेजल इंटरव्यू। फिर उसके बाद अप्रेजल इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाएगा एंड उसके बाद टेक को रिएक्शन एक्शन, यानी कि फिर उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। अब एक्शन क्या, एक्शन लिया जाएगा कि उसको समझाया जाएगा कि यार इसमें ये कमी है, इसको ट्रेनिंग की जरूरत है, इसको काउंसलिंग की जरूरत है, देन इसका बहुत अच्छा है तो इसको प्रमोशन की जरूरत है, इसका बहुत खराब है देन पनिशमेंट की जरूरत है। तो वो सारी चीजें जो फिर हम एक्शन लेंगे, दोनों के बीच में कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने के बाद हमें फीडबैक मिल गया कि नहीं बिल्कुल स्टैंडर्ड के अपडेट है, तो ठीक है, जैसा प्रमोशन जो प्रमोशन नॉर्मली चल रहा उतना दे दो, ऊपर है नहीं इसका इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, इसकी पोस्ट भी बढ़ानी पड़ेगी, नीचा है तो इसकी भाई इंक्रीमेंट जो है वो 10% नहीं इसकी 5% ही करो, और ज्यादा नीचा है तो हमें लगता है कि नहीं नहीं इसकी ट्रेनिंग करवाने की जरूरत है, एक मौका उसको और देना चाहिए, और बहुत ही ज्यादा खराब है तो फिर निकालना भी पड़ सकता है। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, एक्शन लेंगे, मतलब ट्रेनिंग करवाएंगे, काउंसलिंग करवाएंगे, रिवार्ड देंगे, जो भी पनिशमेंट देंगे वो सारी चीजें करेंगे। एंड लास्ट आता हमारे पास में रिव्यू एंड फॉलो। उसके बाद हमने जो भी दिया, जैसे मान लो रिवार्ड दे दिया, देन ट्रेनिंग करवा दी, फिर वापस से जो है वो हम देखते हैं कि कितना इसके अंदर जो है वो सुधार हुआ है। तो ये आ गया हमारे पास में पीरियडिकली रीइवैल्यूएशन प्रोसेस। तो ये हमारे पास में थी प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल हम कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए, इससे जो है वो क्लाइंट का असेसमेंट होता है, प्रमोशन होता है, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजें जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। लेकिन बात ये आती है कि ये जो हमारे पास में परफॉर्मेंस अप्रेजल है, ये इसकी प्रोसेस कैसे है। तो प्रोसेस तो एक तो स्टैंडर्ड गोल बनाओ, यानी कि परफॉर्मेंस का जो है वो स्टैंडर्ड बनाओ कि हाँ ये स्टैंडर्ड है। देन उसके बाद जो है वो कम्युनिकेट करो, स्टैंडर्ड का इन्फॉर्म कर दो कि देखो हम जो है वो अब असेसमेंट आपका चालू करेंगे, तो आपकी जो है वो रिक्वायर्ड होगी, अब आपका जो है वो बता दिया गया है कि आपको ये परफॉर्मेंस देनी है। देन उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी निकली, ये कोई ऐसा सडनली एग्जाम नहीं है कि आपने बिना बताए ही उसको कर दिया, नहीं, आप टास्क दो बाकायदा कि 6 महीने में आपको जो है वो ये कंप्लीट करना है और इसी के आधार पे आपका जो है वो प्रमोशन निर्धारित होगा। ठीक है, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं कि गवर्नमेंट सेटअप में परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है बहुत कम होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा होता है। तो टास्क दे दिया है कि ये काम 3 महीने के अंदर कंप्लीट होना चाहिए और इसी के आधार पे आपका जो है वो प्रमोशन निर्धारित होगा, ये सीधा बोल दिया जाता है। ठीक, देन उसके बाद में हमारे पास में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है उसको जो है वो हम असेस करेंगे, वो हम डाटा के द्वारा, फीडबैक के द्वारा, बहुत सारे लिस्ट हैं, मेथड्स हैं जो अभी हम आगे आएंगे, उसके द्वारा हमने जो है वो उसको असेस कर लिया। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद में हमें पता चला कि हाँ, कंपेयर करने के बाद में हमारे पास में आया कि हमारे पास में जो है वो ये इससे ऊपर है, नीचे कुछ भी आ सकता है। कंपेयर करने के बाद उसके बाद डिस्कस करेंगे रिजल्ट को कि ऊपर आया है तो देन बहुत अच्छी बात है, नीचे आया है तो हमें ट्रेनिंग की उसको जरूरत है, इक्वल है तो ठीक है, जो चल रहा है वो उससे चलने देते हैं, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद करेक्ट एक्शन प्लान ले लेंगे। एक्शन प्लान के अंदर इन द सेंस कि भाई उसकी सैलरी बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, रिवार्ड देना है, ये सब चीजें। और उसके बाद में जैसे मान लो किसी को ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग दे दी, फिर वापस से जो है उसका रीअसेसमेंट करते हैं कि कितना जो है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ। हुआ है अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर उसके बाद टर्मिनेशन ही जो है वो रहता है। अब आ जाता है हमारे पास में मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, और वो चीज मैंने आपको बताई थी कि एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। तो अगर हम एग्जाम की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो दोस्तों मेथड ही पूछा जाता है, कि हमने बार बार कहा कि हम परफॉर्मेंस अप्रेजल देखते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल देखते हैं, स्टेप भी देख ली, देन परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें कर ली। अब बात आती है हमारे पास में कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो है वो मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स को जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला आता है हमारे पास में ट्रेडिशनल मेथड्स और सेकंड आता है मॉडर्न मेथड्स। मुझे नहीं लगता इनको आपको समझाने की मीनिंग की पता है। ट्रेडिशनल मेथड्स मतलब जो अब तक पूर्वजों से चला आ रहा है, वो आ गया ट्रेडिशनल मेथड्स, और ये आ गया हमारे पास में मॉडर्न मेथड्स। इसके अलग अलग जो है वो हमारे पास में मेथड्स हैं, जैसे इसके जो है वो हमारे पास में टोटल जो है वो 8 मेथड हैं, और जो मॉडर्न मेथड्स की बात करेंगे उसके हमारे पास में टोटल जो है वो 7 मेथड्स हैं। तो दोनों को हम पढ़ेंगे, टोटल हमारे पास में जो है वो 15 मेथड्स हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स जो है हमारे पास में 8 मेथड्स बताए गए हैं, एंड मॉडर्न मेथड्स के जो है हमारे पास में 7 मेथड्स बताए। दोनों को जो हम असेस करेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो चलें आगे, मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल को ले लेते हैं। तो अब आ जाता है हमारे पास में सबसे पहली चीज ट्रेडिशनल मेथड्स। सबसे पहली चीज हमारे पास में
ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स में आ जाता है हमारे पास में पास्ट ओरिएंटेड मेथड, मतलब जो पहले से चला आ रहा है। ठीक, अब वो कौन कौन से मेथड्स हैं उसको हम लेते हैं। दीज मेथड्स आर फोकस ऑन इवैल्यूएटिंग द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। ये मतलब पहले जो हमारे पास में चलते आ रहे थे, एक तो वो, और देन एम्प्लॉय ने क्या परफॉर्मेंस दिया उसके आधार पे जो है वो डिपेंड होता है। ठीक, तो वन बाय वन करके सबसे पहला था सीआर, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियली रिपोर्ट। आपको पता ही है कॉन्फिडेंशियली रिपोर्ट बनती है, हर एम्प्लॉय की बनती है, प्राइवेट सेक्टर में हर जगह बनती है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपने देखा होगा जैसे अपार भरना होता है, देन उसके बाद उसका सीनियर नंबर देता है, अपार आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो ये जो अपार होती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो अभी आप आगे बन जाओगे तो अपार जो है वो होती है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास में प्राइवेट सेक्टर की बात करें उसमें होती है कॉन्फिडेंशियली रिपोर्ट। ठीक है, सरकारी में सिर्फ और सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में यही होती है अपारी, जिसमें उसका सीनियर जो है वो नंबर्स देते हैं। तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में क्या होता है, यूज्ड मेनली इन गवर्नमेंट एंड हेल्थ सेक्टर। हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ अपार होती है, इसलिए मैंने आपको अपार के बारे में बताया, वो अपार ही जो है वो कॉन्फिडेंशियली रिपोर्ट है। ठीक है, जैसे कोई भी नर्सिंग स्टाफ है उसकी अपार बनती है। अपार में भी जो है पॉइंट होते हैं, जैसे 7 पॉइंट से कम हो जाएगा तो फिर प्रमोशन नहीं होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में आ जाता है यूज्ड मेनली गवर्नमेंट एंड हेल्थ सेक्टर में जो है वो इसको काम में लिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रिपेयर्ड बाय इमीडिएट सुपरवाइजर एंड कीप कॉन्फिडेंशियली। इसके अंदर जो सुपरवाइजर है, मैंने कहा ना कि सुपरवाइजर नंबर देता है, 10 में से नंबर दिए जाते हैं, 9, 8, 8.5, 7.5, 7.25, जो भी आपके नंबर है वो नंबर दिए जाते हैं। तो ये जो है वो किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, प्रिपेयर्ड बाय इमीडिएट सुपरवाइजर। इमीडिएट सुपरवाइजर मतलब जस्ट जिसके ऊपर है। जैसे नर्सिंग स्टाफ की कौन करता है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो है वो करता है। अगर वो नहीं होता है, अगर एसएनओ है तो फिर वो एसएनओ आगे करके भेजता है। तो इस तरीके से जो है वो जस्ट सुपीरियर पर्सन है, वो उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो मेजर करके भेजता है। एंड फोकस ऑन एम्प्लॉय कैरेक्टर्स, कंडक्ट, अटेंडेंस एंड परफॉर्मेंस। और ये किसके ऊपर फोकस रहती है दोस्तों, ये फोकस रहती है कि एम्प्लॉय का कैरेक्टर किस तरीके से है, देन अटेंडेंस किस तरीके से है, सॉरी कंडक्ट है, दोनों अलग अलग, कंडक्ट एंड अटेंडेंस किस तरीके से है, और उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से है। ये हो गया हमारे पास में कॉन्फिडेंशियली रिपोर्ट। कॉन्फिडेंशियली का नाम का मतलब से कॉन्फिडेंस मतलब गुप्त, एम्प्लॉय को पता ही नहीं होता कि इसको कितने मार्क्स, हालांकि मार्क्स देने के बाद पता जरूर चल जाता है, लेकिन कितने दिए जा रहे हैं, क्या दिए जा रहे हैं, ये उसको पता नहीं होता। मार्क्स बाद में वो देख सकता है कि मुझे कितने दिए गए। अब बात करते हैं एडवांटेज की। क्या एडवांटेज है, एडवांटेज इसका है सिंपल है एंड यूज फॉर प्रमोशन। बिल्कुल सिंपल है, नंबर दे दिए कि 10, हमें फिक्स पता है कि 10 में से कितने नंबर दोगे, तो 10 में से जो है वो नंबर देने होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके डिसएडवांटेज क्या है, लेक ट्रांसपेरेंसी। लेक ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि जो स्टाफ नर्स अपनी एएनएस की चमचागिरी करता है मान लो, या फिर उसके लिए जो है वो अच्छी अच्छी चीजें लाता है, चाय पानी के लिए बनाता है, तो उसमें फिर वो उसको ज्यादा मार्क्स दे देगा। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि अब नंबर किसको देने हैं, जस्ट ऊपर सुपरवाइजर को देने हैं। अब सर्वे सर्वा तो वही हो गया, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो इसमें एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होता, फीडबैक नहीं होता। तो ये होता है कॉन्फिडेंशियली रिपोर्ट। देन उसके बाद आता हमारे पास में नेक्स्ट आता है ऐसे मेथड्स। नाम से पता चला, देखो कोई भी चीज को जो है यहाँ पे आपको रटना नहीं है, इवन नाम से ही सारी चीज क्लियर हो जाती है। बाकी मैं आपको एग्जांपल से सारी चीज जो है यहाँ पे बता भी रहा हूँ। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ऐसे मेथड्स। ऐसे मेथड इन द सेंस कि जो है वो सुपरवाइजर जो हो बिल्कुल एक एम्प्लॉय के ऊपर जो हो पूरा ऐसे लिख के देता है, उसकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, उसके काम के रिगार्डिंग, उसके पोटेंशियल के रिगार्डिंग वो लिख के देता है कि मिस्टर राम या एक्स मान लो, मिस्टर एक्स इज वर्किंग इन गुड एंड हैव गुड पोटेंशियल एंड गुड कम्युनिकेशन बट लेक ऑफ द टाइम कंज्यूमिंग, ये वो लेट आता है, देन उसके बाद टाइम लेट आता है लेकिन आने के बाद जम के काम करता है, देन उसको थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। पूरा एक जो है वो लेख लिख के दे देगा, एक निबंध लिख के देता है। जैसे हम तो कहते हैं ना कि एक जो है वो ऐसे लिखिए, पॉल्यूशन पे लिखिए, पॉपुलेशन पे लिखिए, तो इस तरीके से पूरा जो है वो ऐसे होता है। मतलब सुपरवाइजर राइट ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट अबाउट द एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस, बिहेवियर एंड पोटेंशियल। यानी कि जो सुपरवाइजर है वो एक पूरा नोट जो है वो बना देता है, किसके रिगार्डिंग, ये उसकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग कि इस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका पोटेंशियल क्या है, क्या उसकी जो है वो ताकत है, वो सारी चीजें। अब इस हमारे पास में ऐसे मेथड के क्या एडवांटेज है, इसके एडवांटेज है प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। मतलब क्वालिटेटिव इन द सेंस कि उसके अंदर क्या चीज, अब हम नंबर्स में नहीं दे रहे,
ठीक है। वहां तो जैसे मान लो जैसे दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में तो क्या होता है कि हमने एम्प्लॉय का देख लिया, एम्प्लॉय का देखने के बाद सुपरवाइजर मान लो एकदम बिल्कुल ओके है, ईमानदार है, उसने नंबर दे दिए 8 या 9 नंबर दे दिए, बहुत अच्छे नंबर दे दिए, लेकिन 9 नंबर दिए तो किस बिहाफ पे, क्या उसकी अच्छी चीज है कि वो नए गोल को लेता है या नई चीज को बहुत जल्दी सीख जाता है या बिल्कुल टाइम पे आता है, या फिर और भी उसमें क्या स्पेसिफिक है वो पता नहीं चलता। हमें ये पता चल गया है कि ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है, लेकिन अच्छा कैसे, क्या इसमें अच्छी है, नई चीजों को खोजता है या फिर जो है वो कम्युनिकेशन अच्छा करता है या पेशेंट के साथ आईपीआर अच्छा बनाता है या उसका बेसिक नॉलेज अच्छा है, थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा है, प्रैक्टिकल नॉलेज क्या अच्छा है, वो उसमें नहीं पता चलता, ये उसमें पता चल जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ये पर मान लीजिए जैसे मोहन है, वो लेट आता है थोड़ा बहुत, लेकिन काम बहुत जबरदस्त करता है, जो 2 बंदे काम करते हैं उतना काम मोहन अकेले कर देता है। तो एक गलती तो होगी, मतलब चीज तो ये पता चल गई कि तो थोड़ा सा लेट आता है, तो उसको जो है वो टाइम के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छी चीज क्या होगी, अच्छी चीज ये होगी कि काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। नेक्स्ट आ जाएगा डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, ये जो है हमारे पास सब्जेक्टिव एंड टाइम कंज्यूमिंग है। उसमें तो आपने जैसे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में तो डायरेक्ट किसी को भी मेथड दे दिया, 8 नंबर दे दिए, न देखा न समझा न कुछ और, ठीक है, देन उसके बाद दे दिए। लेकिन इसमें हमारे पास में टाइम कंज्यूमिंग है, हमें सारी चीज देखनी पड़ेगी उसकी, कि उसका नॉलेज क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, कैसे है क्या है। ये हो गया हमारे पास में सेकेंड मेथड, ऐसे मेथड्स। क्लियर है? आई थिंक पूरा डिटेल में सारी चीज आ रही है, तो पूरा चीज जो है वो क्लियर हो रही होगी। ऐसे मेथड कंप्लीट हो गया। अब आ जाता हमारे पास में थर्ड मेथड। थर्ड मेथड आ गया क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड्स। देखो पहला मेथड था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, सेकंड था हमारे पास में ऐसे मेथड, थर्ड आ जाता हमारे पास में क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड्स। क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड में क्या होता है, यूलेट एम्प्लॉय बेस्ड ऑन की पॉजिटिव और नेगेटिव इंसिडेंट्स रिलेटेड टू जॉब परफॉर्मेंस। यानी कि देखो हर की जिंदगी में जो है वो कुछ अच्छी चीजें आती है, कुछ बुरी चीजें आती है। जैसे मान लो आप कहीं कुछ काम कर रहे हो, तो हो सकता है वहां पे कुछ अच्छी चीज भी हुई होगी, कुछ गलतियां भी हुई होगी। तो दोनों को जो है वो हमारे पास में इंसिडेंस मेथड में क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको भी कलेक्ट करते हैं और जो नेगेटिव चीजें हैं रिपोर्ट से उनको भी जो है वो कलेक्ट करते हैं। ये आ गया हमारे पास में क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड्स। एडवांटेज की बात करें तो ये एडवांटेज होता है फोकस ऑन एक्चुअल बिहेवियर, ये जो है वो प्रेजेंट टाइम पे जो बिहेवियर है उसके ऊपर फोकस होता है। एंड इसका डिसएडवांटेज हमारे पास में रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कंटिन्यूअसली जो है वो हमें ध्यान रखना है कब तो वो जो है वो हमारे पास में अच्छी चीजें कर रहा है, कब जो है हमारे पास में गलत चीजें कर रहा है, मतलब नेगेटिव चीजें कर रहा है। तो इसके लिए जो है वो हमारे पास में कंटिन्यूअसली जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग होता है। ये हो गया हमारे पास में थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड आता है रैंकिंग मेथड। इसमें हमारे पास में सिंपल है, जैसे नाम से पता चला है, इसके अंदर हम जो है वो रैंक देते हैं। रैंक इन द सेंस कि जैसे हमारे पास में गुड है, एवरेज है, देन डेवलपिंग है या एक्सीलेंट है, इस तरीके से जो है वो रेंज दी जाती है। एम्प्लॉयज आर रैंक्ड फ्रॉम बेस्ट टू रोस्ट बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस, यानी कि उसकी सारी परफॉर्मेंस के बाद में जो है वो हम उसकी रैंक देते हैं। अब रैंक किस चीज पे, जैसे गुड दे दिया है, एक्सीलेंट दे दिया है, जैसे मान लो गुड दे देते हैं, वेरी गुड दे देते हैं, देन उसके बाद एक्सीलेंट दे देते हैं, देन उसके बाद नीचे है तो फिर हम एवरेज दे देते हैं, देन और ज्यादा है तो फिर हम पुअर दे देते हैं। तो इस तरीके से जो है उसकी रैंकिंग की जाती है। एम्प्लॉयज आर रैंक्ड फ्रॉम बेस्ट टू रोस्ट बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस। ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में आ गया सिंपल टू यूज। सिंपल टू यूज मतलब आसानी से इसको यूज ले सकते हैं, भाई कुछ करना ही नहीं है, हमें जो है वो रैंक देनी होती है, किसी भी क्लाइंट को जो है उसकी रैंक देनी होती है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज ग्रुप, लेक स्पेसिफिक क्राइटेरिया। हमने इसमें गुड और बैड तो बता दिया, लेकिन इसमें वही चीज दिक्कत आ जाती है कि स्पेसिफिक जो है वो हमारे पास में क्राइटेरिया हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि किस हिसाब से आपने जो है वो इसको गुड बोला, किस हिसाब से आपने जो इसको बैड बोला। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास में मतलब स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो है वो इससे वंचित रह जाता है। तो चौथा मेथड कंप्लीट हो गया। पांचवा मेथड हम ले लेते हैं, दैट इज पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। देखो पेयर कंपैरिजन मेथड मतलब हम जो है वो किसी अच्छे एम्प्लॉय के साथ में जो है वो पेयर करते हैं। कहते नहीं कहते, जैसे घर में बहुत चलता है, तुम दीदी से कुछ सीखते नहीं हो, तुम बड़े भाई से कुछ सीखते नहीं हो, मतलब उसमें हम जो है वो कंपेयर करते हैं जो चीज चल रही है। ईच एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड विथ एवरी एम्प्लॉय इन पेयर।
दोनों के बीच में जो है वो कंपेयर है। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास में आईसीयू के अंदर जो है वो 2 इंचार्ज हैं, राइट। देन उसके बाद में हम उनमें कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा बेस्ट है। हम जैसे मान लो और ज्यादा हायर अथॉरिटी पे है तो हम उसमें कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा जो है वो हमारे पास में ज्यादा अच्छा है। तो ये हो गया हमारे पास में पेयर कंपेयर्ड मेथड। एंड फाइनल रैंकिंग बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टाइम्स एन एम्प्लॉय इज रेटेड बेटर। और फाइनल डिसीजन हम कब बनाएंगे, दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे। जैसे अगर हमने सबसे पहले कंपेयर किया टाइम के हिसाब से, तो ये 2 पर्सन है, एक पर्सन हमारे पास में ए है और दूसरा पर्सन हमारे पास में बी है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में पर्सन, तो ये पर्सन ए पर्सन की अगर टाइम की बात करें तो टाइम पे ये आता है, ये नहीं आता है। जैसे मान के चलिए फिर हम बात करें कि वर्क की, तो ये बहुत अच्छे से वर्क नहीं करता जबकि ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। देन उसके बाद में करें कि नॉलेज की, तो इसको ज्यादा अच्छा नॉलेज नहीं, इसको बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से दोनों में कंपेयर किया, ठीक। देन उसके बाद दोनों में जो गुड वर्सेज गुडेस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। दोनों में बेस्ट कौन सा है उसको हम जो है वो चूज कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया। अब देखो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है मोर सिस्टमेटिकली देन द सिंपल रैंकिंग, ठीक है। ये जो हमारे पास में बाकी सिंपल रैंकिंग के कंपैरिजन में ये ज्यादा अच्छा है। सिंपल रैंकिंग में आपने गुड बता दिया, एवरेज बता दिया, देन एक्सीलेंट बता दिया, पुअर बता दिया, लेकिन कोई चीज का जो है हमारे पास में स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन यहां पे हमारे पास में क्या है कि ये हमने रैंकिंग दी, गुड दी, नो डाउट, हमने एवरेज दी, हमने जो है वो एक्सीलेंट दिया, लेकिन इसमें हमारे पास में जो है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक है। डिसएडवांटेज की बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग फॉर मेनी एम्प्लॉइज, ऑफ कोर्स हर के पेयर में जो है वो आप कंपेयर करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग है। उसमें तो क्या हमने रेटिंग दे दी, 50 कम एम्प्लॉय को एक साथ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे जो हो बड़ा मुश्किल है, 50 एम्प्लॉय को असेस करने के लिए हमें 25 ग्रुप बनाने पड़ेंगे, फिर उनको असेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है हमारे पास में ये टाइमिंग कंज्यूमिंग है। क्लियर, तो पांचवा भी हो गया। अब हम ले लेते हैं दोस्तों 6 मेथड, दैट इज कॉल्ड चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड में क्या होता है कि इस तरीके से हमारे पास में है चेकलिस्ट, ठीक है। कैसे, देखो इस तरीके से हमारे पास में जो है वो टेबल बनी होती है। चेकलिस्ट की टेबल आपने देखी होगी दोस्तों, चेकलिस्ट की टेबल जो है हमारे पास में इस तरीके की आती है, ठीक। ये हमारे पास में सीरियल नंबर आते हैं। देखो मैं एक बार छोटा सा बना देता हूँ, ये लो, ये हमारे पास में टेबल, ठीक। और ये टेबल में हमारे पास में ये आ गए सीरियल नंबर। तो यहाँ पे तो सीरियल नंबर होता है, यहाँ पे होता है आइटम्स या उसके करेक्टर्स, और यहाँ पे यस और यहाँ पे नो। तो अब यहाँ पे देखते हैं पहला सीरियल नंबर 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे पहला देते हैं टाइम, कि टाइम पे आता है या नहीं आता है। तो उसमें यस करेंगे या नो करेंगे वो हमारे पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में उसका बिहेवियर कैसा है, गुड है या बैड है, ठीक। तो उस तरीके से हमारे पास में पूरी जो है वो चेकलिस्ट बनते हैं। यस नो, नॉलेज है या नहीं है, बेसिक नॉलेज है या नहीं है, देन बिहेवियर कैसा है, देन टाइम पे आता है या नहीं है, परफॉर्मेंस कैसी है, ये सारी चीजें यस नो में जो है वो रिलेट करके रहते हैं। इस तरीके से टेबल आती है। ये मैंने वैसे डाटा कलेक्शन में और उसमें भी जो है वो बता रखी है। मतलब सुपरवाइजर, इसके अंदर क्या होता है कि सुपरवाइजर जो है वो हमारे पास में सुपरवाइजर आंसरिंग ऑन इन चेकलिस्ट, जैसे कि यस एंड नो क्वेश्चन रिलेटेड टू एम्प्लॉय बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है वो कार्य करता है। यानी कि सुपरवाइजर आंसर ए चेकलिस्ट यस और नो के हिसाब से जो है वो करता है। एडवांटेज की बात करें तो ये सिंपल एंड ऑब्जेक्टिव होता है, बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, आपके सामने है। डिसएडवांटेज क्या है, डज नॉट प्रोवाइड इन डेप्थ एनालिसिस, पूरी जो है वो एनालिसिस नहीं करवा पाता, जैसे कि हमने ऐसे मेथड के अंदर देखा था। क्लियर है, तो ये हमारे पास में दैट इज कॉल्ड 6 मेथड जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता था हमारे पास में 7 मेथड, दैट इज कॉल्ड ग्राफिक रेटिंग स्केल। अब ये भी जो है वो जस्ट हमारे पास में जैसे हमने स्केल देखा था वैसे ही है, बट यहाँ पे जो है वो ग्राफ बनता है। किस तरीके से जिस हमारे पास में जो है वो बनता है, यानी कि रेटिंग स्केल लिस्ट परफॉर्मेंस फैक्टर्स जैसे पंक्चुअलिटी है, टीम वर्क है, विथ रेंज ऑफ रेटिंग एक्सीलेंट टू पुअर, उसमें हमारे पास में जो है वो ग्राफिक टाइप से बनता है। एडवांटेज की बात करें तो ये क्वांटिटेटिव एंड इजी टू कंपेयर। भाई ग्राफ हमारे पास में बन गया, जैसे 10 एम्प्लॉय है, 10 एम्प्लॉय का आपने ग्राफ बना दिया। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आजकल क्रिकेट मैच आप देख रहे होंगे, तो क्रिकेट मैच में जो है वो ग्राफ आता है कि जो पहली टीम ने बैटिंग की उसका जो है वो रन रेट किस तरीके से बदला, जो सेकंड टीम थी उसका रन रेट उसके पैरेलल है या ऊपर है या नीचे है, किस तरीके से, तो वो आ जाता है हमारे पास में रेटिंग स्केल जिस तरीके से आ गया। तो डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है कैन बी ऑब्जेक्टिव डिपेंड ऑन द रेटर बायस, ठीक है। रेटर जो देगा, जो रेट देगा उस हिसाब से उसके बायस
आ सकते हैं। ये हो गया हमारे पास में 7 मेथड्स। अब हमारे पास में लास्ट मेथड आ जाता है। कौन सा लास्ट मेथड? हमने जो ट्रेडिशनल मेथड पढ़े थे, मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनल मेथड में हमारे पास में 8 मेथड्स हैं। तो उसमें हमारे पास में ट्रेडिशनल मेथड्स में हमारे पास में जो है वो 8वां आ गया, दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स। फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आ गया एम्प्लॉय आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैटेगरी, यानी कि हमने जो है वो एम्प्लॉय को जो है वो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जैसे एक्सीलेंट, एवरेज, पुअर, बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज के आधार पे जो है वो फिक्स कर देते हैं। जैसे आपने क्रिकेट मैच के अंदर देखा होगा, कैटेगरी बना देते हैं। ग्रुप ए वाले जो है वो खिलाड़ी अलग होते हैं, ग्रुप बी वाले जो है वो खिलाड़ी अलग होते हैं, और इनका रेट भी अलग होता है। ये सारी चीजें, तो इस तरीके से हमने जो है उसका रेट दे दिया उसकी परफॉर्मेंस के आधार पे। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज है हेल्प आइडेंटिफाई टॉप एंड बॉटम परफॉर्मेंस। इससे हमारे पास में कौन सा बॉटम वाला है, कौन टॉप है, किसको ट्रेनिंग की जरूरत है, कैसे है, क्या है, वो सारी चीज होती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो मे फोर्स अनफेयर कैटेगराइजेशन। भाई इसमें कोई पर्सन है, उसको अनकैटेगराइज जो है वो दे दिया। मान लो कोई पर्सन डिजर्व करता है एक्सीलेंट के लिए और उसको दे दिया है पुअर के लिए, तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है, यह आ गया हमारे पास में फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स। अब आ जाता हमारे पास में मॉडर्न मेथड्स। अभी तक हमने ट्रेडिशनल मेथड देखे थे, ट्रेडिशनल मेथड्स में मैंने आपको 8 मेथड जो है वो बताए थे। ठीक है, कौन कौन से? एक था हमारे पास में फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स, देन उसके बाद ग्राफिक रेटिंग स्केल, उसके बाद चेकलिस्ट मेथड, उसके बाद पेयर्ड कंपेयर्ड मेथड्स, देन उसके बाद रैंकिंग स्केल, देन उसके बाद क्रिटिकल इंसिडेंस रिपोर्ट, देन उसके बाद एचए मेथड्स, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में कॉन्फिडेंशियली रिपोर्ट। ये हमारे पास में 8 मेथड्स थे, और ये था हमारे पास में दोस्तों दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल। अब हम ले लेते हैं दोस्तों मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड में भी मैंने बताया था, मॉडर्न मेथड जो है मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड। ट्रेडिशनल मेथड जो जैसे वो पहले करता आ रहा है उसके हिसाब से। ठीक, अब आता है मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड आता है फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड। फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड मतलब आगे के बारे में वो किस तरीके से उसकी थिंकिंग है, किस तरीके से वो जो है वो सोचता है। दीज मेथड्स फोकस ऑन एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल, यानी कि किसके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या वो इन फ्यूचर में कर सकता है, क्या जो है वो हमारे पास में डेवलप है, वो सारी चीजें। तो इसके भी जो है वो हमारे पास में 7 मेथड्स है। 1 बाय 1 करके लेते हैं। सबसे पहली चीज आती है हमारे पास में एमबीओ। एमबीओ क्या होता है दोस्तों? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। जो बच्चे एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं या एमएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एमबीओ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में एक अलग से टॉपिक आता है। ठीक है, एमबीओ क्या होता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है? जॉइंट गोल सेटिंग बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय। इसमें क्या करते हैं? एम्प्लॉय और मैनेजर, इनकी जो है वो हमारे पास में बीच में एक सेटिंग होती है। सेटिंग इन द से दोनों एक टेबल पे बैठते हैं, देन डिस्कस करते हैं कि हमारे पास में जो है वो गोल क्या है और उस गोल को हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। एंड परफॉर्मेंस इवेलुएट बेस्ड ऑन अचीवमेंट ऑफ एग्रीड ऑब्जेक्ट। एंड उसके बाद जो परफॉर्मेंस हम करेंगे वो हम डिपेंड करता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कि वो परफॉर्मेंस जो है वो हमारे पास में इस गोल को अचीव करने के बाद कितनी परफॉर्मेंस रही उस हिसाब से होता है। ठीक है, यानी कि दोनों ने जो है गोल डिसाइड कर दिया कि हमें कंपनी का जो है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कोई भी कंपनी है, तो कंपनी का हमने कह दिया कि इस कंपनी का टर्नओवर जो है वो महीने का 10 लाख है या साल का जो है वो 1 करोड़ है मान लीजिए। अब हमने जो है वो गोल दिखा दिया कि अब जो है वो हमें इसको जो है वो 1.25 करोड़ पे पहुंचाने हैं। एम्प्लॉय का टास्क दिया, मैनेजर का टास्क है। उसके बाद वर्क करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि एम्प्लॉय ने जो है वो उसको 1.25 करोड़ की बजाय जो है वो 1.5 करोड़ पहुंचा दिया, तो उस हिसाब से उसका प्रमोशन, वो सारी चीजें हैं। एडवांटेज की बात करें तो इसका क्या एडवांटेज है? इंक्रीज मोटिवेशन एंड क्लियरिटी। देखो बिल्कुल मोटिवेशन है कि हमें पता है कि यहां तक हमें कंपनी को लेके जाना है, फिर हमारी बल्ले बल्ले। उसको बता दिया कि आपने जो है वो इस कंपनी को 1 करोड़ से अगर आप 1.25 करोड़ पे ले गए तो आपको मैनेजर से जो है वो प्रमोट करके क्या बना दिया जाता है दोस्तों? उसको आपको ज्वाइंट में मतलब मैनेजर से सुपर जो भी सीईओ पोस्ट मान लो आप, ठीक है, सीईओ पोस्ट पे जो है वो दे दिया जाएगा, या डेप्यूटी मैनेजर से आपको जो है वो सीनियर मैनेजर बना दिया जाएगा। तो उसके सामने जो है वो बिल्कुल मोटिवेशन है, क्लियरिटी है कि यार हमें इसको पहुंचाना है, देन वो पहुंचा देगा तो वो गोल अचीव कर लेगा। डिसएडवांटेज क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है एंड मे नॉट फॉर सूट ऑल जॉब। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है और हर जॉब के लिए जो है वो सूटेबल नहीं होती है। कई बार जो है वो ऐसी क्राइसिस आती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ प्रोग्राम की बात करते हैं। प्रोग्राम इन द सेंस जैसे ट्यूबरकुलोसिस वाला है। पहले ट्यूबरकुलोसिस का था हमारे पास में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरिगेशन प्रोग्राम। पहले नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था, फिर उसको इरिगेशन में कंप्लीट किया, फिर उसके बाद में जो है वो आगे बहुत सारी दिक्कत आ गई। तो ये हर जगह जो है वो चीज़ सूटेबल नहीं होती है। तो ये हो गया
पहली चीज दैट इज कॉल्ड एमबीओ। सेकंड आ जाता है हमारे पास में बार्स। बार्स क्या होता है दोस्तों? बार्स हो गया हमारे पास में बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल। और ध्यान रखना दोस्तों, बार्स की भी फुल फॉर्म भी जो है वो एक बार एग्जाम में पूछी गई है। बार्स क्या होता है? नाम से पता था, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, यानी कि बिहेवियर के अनुसार जो है उसको रेटिंग करना, यानी कि इसके अंदर दोनों चीज आती है। जैसे हमने वहां पे देखा था ऐसे मेथड्स, जस्ट उसी टाइप का होता है। इसके के अंदर क्या होता है? कंबाइन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटिव डाटा। अच्छा, आप क्या होगा सर ये तो लगभग उसी तरीके से हो गया ऐसे मेथड से, लेकिन वो हमारे पास में पास्ट चीजों को देख के था, ये हमारे पास में फ्यूचर को देख के था। लाइन समझी कि नहीं समझी? ये देखो, यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड्स थे ये हमारे पास में जो मॉडर्न मेथड्स की बात करें, ये सारे के सारे हमारे पास में फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड्स थे। तो ये चीज ध्यान रखना, वो हमारे पास में पास्ट के आधार पे, मतलब पहले आपने कैसा काम किया उसके आधार पे हमने परफॉर्मेंस देखी थी। ये हमारे पास में कि आगे इन फ्यूचर में किस तरीके से करते हो उसके ऊपर है। ठीक है, तो बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल हम लेते हैं। बिहेवियर रेटिंग स्केल में हमारे पास में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा दोनों जो है वो असेस किया जाता है। एंड यूज बिहेवियर एग्जाम्पल टू डिफाइन ईच रेटिंग लेवल फॉर ए जॉब। ठीक है, यानी कि बिहेवियर एग्जाम में आ गया कि रेटिंग स्केल के हिसाब से जो है जो डिफाइन करते हैं। एडवांटेज आ गया रिड्यूस बायस, फोकस ऑन एक्चुअल बिहेवियर। इसके अंदर बायस जो है हमारे पास में रिड्यूस होते हैं और एक्चुअल बिहेवियर पे जो है वो निर्धारित होते हैं। डिसएडवांटेज ये कि ये जो है वो कॉम्प्लेक्स टू डेवलप है, इसको जो है वो हर जगह ईजी तरीके से जो है अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसके अंदर हमारे पास में बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारी चीजें जो है वो चाहिए होती है। थर्ड आ जाता है हमारे पास में असेसमेंट सेंटर मेथड्स। असेसमेंट सेंटर मेथड में क्या होता है? एम्प्लॉय पार्टिसिपेट्स इन सिमुलेशन, रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशन एंड टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास में जो एम्प्लॉय होता है, आपने देखा होगा बार बार जो है वो एम्प्लॉय के सेमिनार करवाए जाते हैं, रोल प्ले करवाए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। वो किस लिए किया जाता है? वो उनकी परफॉर्मेंस को जो है वो अच्छा करने के लिए, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो इसके अंदर हमारे पास में वही आता है असेसमेंट सेंटर मेथड। इसमें हमारे पास में एम्प्लॉय जो है वो पार्टिसिपेट करता है किसमें? सिमुलेशन में, रोल प्ले में, ग्रुप डिस्कशन में और टेस्ट में जो है वो पार्टिसिपेट करता है। देन उसके बाद इवैल्यूएट बाय मल्टीपल एसेसरीज। मल्टीपल एसेसरीज के द्वारा जो है वो हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, मतलब अलग अलग मेथड्स के द्वारा जो है वो इवैल्यूएट किया जाता है। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज है हमारे पास में मेजर मल्टीपल स्किल यूजफुल फॉर प्रमोशन। ठीक है, मल्टीपल स्किल जो है वो मेजर करते हैं और प्रमोशन में हेल्प मिलती है, क्योंकि सारी चीजें हमने जो है वो दो सारी चीजें जो है वो असेस करते हैं। भाई साथ में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, तो सारी चीजों का जो है वो पता चलता है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। भाई इसमें जो हो पैसा भी खर्च होता है। देखो, आप कोई सिमुलेशन कर रहे हो, कोई रोल प्ले कर रहे हो, कोई ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, वर्कशॉप कर रहे हो, तो उसमें आपको पता ही है कि हमारे पास में जो है वो डिसएडवांटेज भी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में 360 डिग्री फीडबैक। नाम से पता था 360 डिग्री फीडबैक क्या होता है? मतलब चारों तरफ से, उसके सुपरवाइजर से भी हम पूछते हैं, उसके साथ वालों से भी पूछते हैं, देन उसके जूनियर स्टाफ के साथ भी हम पूछते हैं, जो उसको चाय पिला रहा है उससे भी हम पूछते हैं कि यह बंदा कैसा है, तो सारी गार्ड से पूछते हैं कि ये बंदा जो है वो नेचर में कैसा है। वो आ गया 360 डिग्री फीडबैक। जैसे आपने क्रिकेटर में सूर्य कुमार को देखा होगा, 360 डिग्री मतलब वो हर तरीके से शॉट मारता है, ठीक उसी तरीके से हमारे पास में ये आ गया 360 डिग्री फीडबैक, मतलब हर जगह से जो है उसका फीडबैक लिया जाता है। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि सुपर या जो हमारे पास में सीनियर पर्सन है वही उसका फीडबैक दे रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, हम उसका फीडबैक सब तरीके से कलेक्ट करते हैं, गार्ड से लेके, चपरासी से लेके, देन उसके बाद उसको चाय पिलाने से लेके, देन उसके साथ वालों से लेके, सीनियर से लेके, सबसे जो है वो उसका फीडबैक कलेक्ट किया जाता है। और ये काफी अच्छा मेथड्स है। फीडबैक कलेक्टेड फ्रॉम ऑल अराउंड लाइक सुपीरियर, पीयर ग्रुप, सुपीरियर मतलब सीनियर ग्रुप से, पीयर मतलब साथ वालों से, सबऑर्डिनेट जिसके साथ वो काम कर रहा है, एंड समटाइम पेशेंट्स इन हेल्थ केयर सेटअप में। जैसे पेशेंट से पूछा जाता है कि आपको ये दवाई दी थी, आपको जो है वो नहलाया था, आपको ये सारी चीजें की थी, तो ये हो गया हमारे पास में 360 डिग्री फीडबैक। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज आता है हमारे पास में कॉम्प्रहेंसिव एंड डेवलपमेंट। इसका जो है वो एडवांटेज है, मतलब कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट है, सारी चीजें जो है वो पता चलती है। डिसएडवांटेज क्या है? कैन बी डिफिकल्ट टू मैनेज, मे लेक ऑनेस्टी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम जो है वो हमारे पास में जो डिफिकल्ट, इसको जो है मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो सुपर वाला बंदा है वो सबसे पूछेगा,
तो हर से पास पास में जाके पूछेगा तो आपको पता है कि थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट है। एंड मे लेक ऑनेस्टी, ऑनेस्टी जो है वो इसमें कम होती है, क्या पता झूठ ही बोल दे। बहुत सारे जगह पे आपने देखा होगा खराब भी बंदा होता है तो हम सोचते हैं यार क्यों किसी की नौकरी पे लात मारे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा बायस में आ जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में फोर्थ मेथड्स, दैट इज 360 डिग्री फीडबैक। अब आ जाता है हमारे पास में फिफ्थ, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग मेथड। सबसे मेथड ज्यादा जो है वो यही चलता है और सबसे बेकार मेथड्स, देखो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा यही चलता है। एचआर डिपार्टमेंट ही सर्वे सर्वा होता है। एचआर डिपार्टमेंट में किसी ने एचआर डिपार्टमेंट की जो है वो किसी एम्प्लॉय की जो है वो चुगली कर दी, देन मैनेजर या सुपरवाइजर या जो डायरेक्टर है उसी को मान लेगा, ठीक है। तो एचआर डिपार्टमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास में जो है वो सबसे सर्वे सर्वा इसीलिए होता है क्योंकि उसके पास जो है वो पावर इस तरीके से दी हुई होती है। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड यूलेट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ कॉस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो ये हमारे पास में यानी कि एचआर डिपार्टमेंट जो है वो परफॉर्मेंस निर्धारित करता है। एडवांटेज की बात करें तो फोकस ऑन इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय, मतलब कोई सा एम्प्लॉय कितनी कैटेगरी का है, कितना बढ़ाना चाहिए, कितनी उसकी सैलरी करनी चाहिए, वो सारी चीजें इसके माध्यम से होती है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट, कॉम्प्लेक्स है और एब्स्ट्रैक्ट है, क्लियर है। ये हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट मेथड आ जाता है सिक्स मेथड, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल अप्रेजल। साइकोलॉजिकल अप्रेजल में क्या करते हैं, कंडक्टेड बाय ए साइकोलॉजिस्ट टू असेस इमोशनल स्टेबिलिटी, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस एंड लीडरशिप क्वालिटी। जिसके अंदर हमारे पास में क्या होता है कि किसी भी क्लाइंट की जो है वो साइकोलॉजी क्या है, उस कंपनी के प्रति, उसके कार्य के प्रति, उसके साथ वालों के प्रति, देन सब चीजों के प्रति उसकी जो है वो क्या साइकोलॉजी है। अब इसके लिए जो है वो क्या होता है दोस्तों, एक साइकोलॉजिस्ट जरूरी होता है। बिना साइकोलॉजिस्ट जो है वो हमारे पास में ये परफॉर्मेंस अप्रोचल जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कंडक्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट, और साइकोलॉजिस्ट क्या असेस करता है, इमोशनल स्टेबिलिटी असेस करता है, मोटिवेशन असेस करता है, इंटेलिजेंस असेस करता है एंड लीडरशिप क्वालिटी जो है वो असेस करता है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इसका बहुत अच्छा है, यूजफुल फॉर लीडरशिप एंड काउंसलिंग। लीडरशिप एंड काउंसलिंग में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि दोस्तों साइकोलॉजिस्ट बैठाना पड़ेगा एंड टाइम कंज्यूमिंग है। हर एक पर्सन पे एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो काम करेगा तो टाइम तो लगेगा। एक साइकोलॉजिस्ट एक पर्सन को मान के चलिए कि उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस ये कम से कम जो है वो 2-3 दिन में देखता है, तो इतने एम्प्लॉय को कितना टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट एंड 7 नंबर का आता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ अप्रेजल। नाम से पता चल रहा है, सेल्फ अप्रेजल का मतलब होता है कि पर्सन जो है वो खुद से बताता है कि नहीं मैंने इतना काम किया तो मुझे इस तरीके का वेटेज चाहिए। हालांकि इसमें जो है वो हमारे पास में बहुत सारी चीजों का जो है वो दिक्कत है। क्यों, क्योंकि कोई भी इंसान ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि मैंने कम काम किया है। हर कोई ये कहता है कि नहीं मैंने तो जो है वो बहुत काम किया है। तो एम्प्लॉय यूलेट देयर ओन परफॉर्मेंस, इसके अंदर क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है वो खुद की परफॉर्मेंस को खुद जो है वो काउंटर करता है एंड ऑफन कंबाइंड विथ अदर मेथड्स लाइक एमबीओ, 360 डिग्री फीडबैक, और जो है वो उसके साथ साथ दूसरी चीजों से भी जो है वो को रिलेट किया जाता है, तब ये जाके जो है वो सही होता है। यानी कि एम्प्लॉय तो बताता है खुद के बारे में, साथ के साथ जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या 360 डिग्री जो है फीडबैक से भी जो है उसको कंपेयर करते हैं, क्लियर। देन उसके बाद एडवांटेज, एडवांटेज क्या है, एनकरेज सेल्फ इंप्रूवमेंट। अगर कोई क्लाइंट ईमानदार है तो उसमें हमारे पास में वो खुद से जो है वो एनकरेज करता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो मे लेक ऑब्जेक्टिवली, ठीक है, इसमें जो है हमारे पास में ऑब्जेक्टिव की जो है वो डेफिशिएंसी होती है। तो ये हमारे पास में 7 मेथड्स हो गए, दैट इज कॉल्ड कौन कौन से, सेल्फ अप्रेजल, ठीक है, सेल्फ अप्रेजल, देन साइकोलॉजिकल अप्रेजल, देन ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग मेथड्स, देन 360 डिग्री फीडबैक, देन हमारे पास में आता है असेसमेंट सेंटर मेथड्स, देन उसके बाद आता है हमारे पास में बिहेवियर एंकोर्ड रेटिंग स्केल एंड एमबीयू। ये हो गया हमारे पास में मॉडर्न मेथड। तो टोटल हमने 15 मेथड्स कर लिए। 8 मेथड हमने ट्रेडिशनल मेथड किए थे और 7 मेथड जो है हमारे पास में मॉडर्न थे। आपको बेसिकली दोनों में चीज ध्यान रखना, ट्रेडिशनल वाले थे वो जो हमें पिछले जो काम किया उसके फीडबैक के आधार पे, और जो हमारे पास में मॉडर्न मेथड है वो फ्यूचर ओरिएंटेड पे होते हैं, ठीक है। नाम आपको दिया जाएगा इसलिए सीक्वेंस से आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि किसके अंदर जो है वो क्या होता है। अब फटाफट इसके इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद में जो है वो ऑब्जेक्टिव और सारी चीजों को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रोचल।
परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों इतनी क्लास होने के बाद ये तो पता चल गया कि परफॉर्मेंस अप्रेजल है तो सही चीज और होना भी चाहिए, लेकिन इसमें अगर कोई बायस नहीं है तो बहुत बढ़िया चीज है। तो क्या इंपॉर्टेंस है, पहले इंपॉर्टेंट है एनहेंस ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ने के लिए या आगे जो है मूव करने के लिए जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो जरूरी होता है। हेल्प इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स ये हमारे पास में एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए भी जो है वो हेल्प करता है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवार्ड देना जो हो मस्ट हो जाता है, तो ये जरूरी है। गधे और घोड़ों को जो है वो एक लाइन में खड़ा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एड इन फेयर प्रमोशन एंड रिवार्ड डिसीजन। जिसको भी हम रिवार्ड दे रहे हैं देन उसको हम जो है वो प्रमोशन कर रहे हैं, तो वो सब किसके द्वारा करते हैं, ये इसी के द्वारा, तो वो उसमें जो है वो हमारे पास में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड फीडबैक। देखो उस क्लाइंट के अंदर कोई भी चीज की कमी है तो हम ट्रेनिंग करवाते हैं, सिंपोजियम करवाते हैं, वर्कशॉप करवाते हैं। इससे क्या होगा, उसका कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है और फीडबैक जो है वो इंप्रूव होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज एनकरेज मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है कि हम अगर अच्छा काम करेंगे तो हमारे पास में क्या चीजें मिलेगी, किस तरीके से प्रमोशन होगा, किस तरीके से सैलरी मिलेगी, और जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। भाई हमने जो काम किया हमें फिर रिवार्ड मिला तो जॉब सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स एंड कैरियर पाथ। यानी कि जो भी हमारे पास में ट्रेनिंग की क्या क्या नीड्स है, किस तरीके से हमें कैरियर को जो है डेवलप करना है, ये सारी चीजें हमें इसी के द्वारा पता चलती है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो है वो बड़ा रोल होता है। क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवा दी। अब बात आती है लिमिटेशन। अब देखो कोई भी हम कार्य करते हैं तो कुछ ना कुछ जो है हमारे पास में लिमिटेशन भी आती है। मतलब किस तरीके से जो हमारे पास में परफॉर्मेंस अप्रेजल में हमारे हाथ बन जाते हैं। तो पहला चीज है सब्जेक्टिविटी एंड बायस। भाई देखो इसके अंदर जो है प्रॉब्लम क्या आती है, पहले आ जाती है सब्जेक्टिविटी एंड बायस। यानी कि कोई भी पर्सन के किसी की चीज के असेस कर रहे हैं, देन सुपीरियर जो हमारे पास में असेस करने वाला है अगर वही करप्ट होगा तो फिर वो करप्ट लोगों को ही जो है वो अच्छे मार्क्स देगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड हेलो एंड हॉर्न इफेक्ट। हेलो एंड हॉर्न इफेक्ट होता है हमारे पास में कि कई बार क्या होता है कि हमें देखने में अच्छा लगता है लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, कोई क्लाइंट बिल्कुल सज धज के वेल मेंटेन होकर आता है, बात करता है बड़ी बड़ी कि हमें ये करना चाहिए, कंपनी के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और करता कुछ भी नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं हेल एंड हॉर्न इफेक्ट। काफी बार जो है एग्जाम में भी पूछा गया। जैसे मैं बात करूं कि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कहते हैं ना, एक डायलॉग है, मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं है लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कंपनी में काम करने के लिए या अच्छा बनने के लिए रहता है कि काम करो ना करो, काम का जिक्र करो। काम का जिक्र करो ना करो लेकिन उसकी फिक्र जरूर करो। तो इस तरीके से पूरा एक लंबी लाइन है, वो मेरे को जो है वो सारी चीजें होती है। तो वो होता है होल हेलो एंड हॉर्न इफेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लीनियंसी एंड स्टिचनेस एरर। ठीक है, लीनियंसी स्टिचनेस एरर जो है वो इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड सबसे अच्छा है, जितना भी हमने पढ़ा, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे वो मॉडर्न मेथड्स हो, जितने भी हमने 15 मेथड्स पढ़े उसमें जो जो अच्छे मेथड्स थे, जैसे ऐसे मेथड था, 360 डिग्री था, तो वो अच्छे तो थे लेकिन वो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो एक कहावत है ना कि अच्छे कार्य में टाइम लगता है, इसलिए तसल्ली रखिए या धैर्य रखिए, काफी जगह आपको जो हो देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है वो हमारे पास में परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छी चीज है लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। एंड लेक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ यूलेटर्स। भाई जो भी हमारे पास में यूलेटर्स हैं, देखो अब तक हमने तो ये तो कह दिया कि हमने एम्प्लॉय का ये करेंगे, लेकिन जो यूलेटर्स है वो किस तरीके से, उनकी भी तो ढंग से नहीं हो रही। जो आपको मार्क करने वाला है, अरे जो एजुकेशन के बारे में नहीं जानता उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया, तो वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा। जो हमारे पास में जो है वो खेल मंत्री बना दिया, जो कभी खेल में भाग ही नहीं लिया, तो उसको क्या पता चलेगा कि खेल में क्या क्या चीजें होती है। तो इसी तरीके से जो इवेलेटर होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है तो फिर बायस आएंगे आएंगे। क्लियर है। फटाफट जो है हम टेबल ले लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। टेबल में हमारे पास में दो ही चीज है कि हमने दो मेथड डिस्कस किए थे, ट्रेडिशनल मेथड्स एंड मॉडर्न मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स का यही ध्यान रखना कि ये जो हमारे पास में जो पास्ट चीजें हो जाती है, ठीक है, इसके ऊपर होता है पास्ट ओरिएंटेड होता है, ध्यान रखना। और ये जो है वो हमारे पास में फ्यूचर ओरिएंटेड जो है वो होता है।
क्लियर है? तो दोनों को ले लेते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में कौन कौन से थे हमारे पास में? 8 मेथड से रैंकिंग था, पेड कंपैरिजन था, चेकलिस्ट था, कॉन्फिडेंशियली रिपोर्ट था, ऐसे था, क्रिटिकल इंसिडेंस था, ग्राफिक रेटिंग स्केल था एंड फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन था। यानी कि कुल मिला के किस पे फोकस था? पास्ट परफॉर्मेंस पे, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था। देन उसके बाद मॉडर्न वाले में एमबीओ था, ब्रास था, असेसमेंट सेंटर था, 360 डिग्री फीडबैक था, एचआर अकाउंटिंग था, साइकोलॉजिकल अप्रेजल था एंड सेल्फ अप्रेजल था। टोटल मिला के इसके अंदर जो हमारे पास में 8 मेथड्स थे, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास में 7 मेथड्स थे, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारे पास में जो मॉडर्न होता है वो फ्यूचर पोटेंशियल डेवलपमेंट पे जो है वो निर्धारित होता है। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो हमारे पास में आज की क्लास जो है वो परफॉर्मेंस अप्रोचल जो है वो यहीं पे फिनिश होती है। आई होप जो बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर हमारे पास में जो है वो मैनेजमेंट का या हम कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो क्लास ले लीजिए, तो एक टॉपिक हमने जो है वो यहाँ पे फिनिश किया है। कल को आपको खुद का हॉस्पिटल होगा, खुद की कंपनी होगी, तो ये परफॉर्मेंस अप्रोचल आपको इस तरीके से जो है वो काम में लेना है। कौन सा मेथड काम में लेना है वो आपको पता ही है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।